स्वागत है पार्ट 2 में। हम वर्ल्ड अफेयर्स की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड फोकस कह लीजिए, डेली एनालिसिस का ये पार्ट 2। हमने पार्ट 1 जस्ट अभी कवर किया है। चलिए उसको आगे देखते हैं। 12 सितंबर की न्यूज़ है ये। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंट्रा अफगान पीस टॉक है। इंट्रा अफगान के ऊपर जिस तरीके से यूएस का विड्रॉवल ऑफ फोर्स था, ये मैंने पहले कवर किया है 15-20 डेज बैक। पहले आप प्लीज़ देखिएगा। और इसमें जो इंट्रा अफगान का है, ये बेसिकली इनको लेके थोड़ा विरोध आ रहा था, लेकिन इनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसके लिए एग्री कर लिया है। और इसको अब ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें तालिबान के साथ इनका कोई प्रॉपर रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि यूएस फोर्सेस वापस जाएंगी। और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने कहा था कि यूएस जो है वो अपनी जिसको बोलते हैं मिलिट्री माइट पे भरोसा करता है, नंबर्स पे नहीं, फोर्सेस के नंबर्स पे नहीं। वो टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा कर रहे थे, तो उस पर वो यकीन करते हैं, तो उस पर वो नज़र रखेंगे। लेकिन उन्होंने फिलहाल फोर्सेस निर्णय पूरा अच्छी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बैकआउट कर लिया। उनका ये वन ऑफ द मेन प्रायोरिटीज एरियाज था। तो जिस तरीके से दोहा में इनके बीच में जो साइंड हुई थी, और वो फरवरी 29 का, और जिस तरीके से जो ये तालिबान के थे, जो दुबई ऑफिस में जो तालिबान के जो हेड हैं, वो उनको पाकिस्तान ने इनवाइट किया था, वो पाकिस्तान गए थे इस बात को करने के लिए। उसके बाद इंटर अफगान का प्रोसेस जो है वो उसमें पाकिस्तान की जिस कहेंगे एक सक्रिय भूमिका जिससे इंगित होता है कि वो पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका है इसमें। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एक तरीके का प्रायोरिटी इशू होना चाहिए इंडिया के लिए। अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के लिए। तो इसमें आगे जो कुछ भी होगा उस पर देखेंगे किस तरीके से आगे डेवलपमेंट्स होते हैं। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि हैकर्स फ्रॉम रशिया, चाइना ये टारगेट कर रहे हैं यूएस वोट को, ऐसा कहना है माइक्रोसॉफ्ट का। उन्होंने ये कहा था कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं चाइना से, रशिया से और ईरान से भी, इंटरेस्टिंगली। और ये कहा है कि वो टारगेट ईरान जो है वो बोथ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स को टारगेट कर रहा है। और जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजिकल जाइंट है, और उन्होंने कहा है कि प्रोटेक्शन इलेक्शन सिक्योरिटी की होनी चाहिए, और सिर्फ 2 महीने रह गए यूएस वोट के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव। वैसे भी टेक कंपनीज जो है वो नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप वापस दोबारा से व्हाइट हाउस जाएँ, वापस से री इलेक्ट हो जाएँ। तो उसको लेके उनके डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ रही हैं, जो एक तरह से काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं, और वो जिस तरीके से ट्वीट करके अपने जो फैसलों को सुना देते हैं, तो उनका वो कभी भी किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली टेक कंपनीज ने एक तरीके से उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विग्रेस कैंपेन भी चलाया था। लेकिन फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कहा अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। और इसके बाद जो 8वां है उसमें बहरीन जो है ये नॉर्मलाइज करेंगे इसराइल के साथ। मैंने इस पर पूरी सीरीज कवर की थी कि इसराइल के और यूएई के बीच में किस तरीके से पीस टॉक है, और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ब्रोकर्ड पीस टॉक्स थी वो। और उसके बाद जो माइक पॉम्पियो हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो किस तरीके से पहले इसराइल जाते हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट जाते हैं। और इसराइल में वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि इसराइल की मिलिट्री की जो सुप्रीमेसी है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद वो F-35 जो यूएई को देते हैं। ये पूरी बातें मैं कर चुका हूँ, डिटेल से कर चुका हूँ एक एक बात। और इसमें किस तरीके से इसराइल और यूएई के बीच में रिलेशंस नॉर्मल हुए, और इसराइल के जो उससे यूएई से पहले जो रिलेशंस नॉर्मल हुए थे वो सिर्फ जॉर्डन और इजिप्ट के साथ थे, वहीं उनकी एम्बेसीज थी। लेकिन अब कल्चरल विजिट्स हैं, एम्बेसीज एक दूसरे के उसमें खुलेंगी, और बहरीन के साथ भी नॉर्मलाइज होने की बात करें। इसमें मैं एक बार आपको एक कैविएट ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, कि सूडान के एक ऑफिशियल ने कहा था कि सूडान को भी नॉर्मलाइज करना चाहिए, तो सूडान की गवर्नमेंट ने उन ऑफिशियल्स को रिमूव कर दिया था। तो सूडान अभी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन बहरीन ने, और जिस तरीके से माइक पॉम्पियो की जो ये पूरा मिडिल ईस्ट में जो यात्रा थी उनकी, और उनको काफ़ी ट्रेवल करना पड़ा था, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि एक तरह से डिफेंस की सेल हो जाए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को, और नॉर्मलाइजेशन हो जाए, उस एरिया में पीस हो जाए, और ब्रोकर पीस करें। और शायद ये डोनाल्ड ट्रंप की एक एम्बिशन भी है कि उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला जाए। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी अग्रेसिवली इन सारे कामों को कर रहे हैं, और उनकी पहली प्रायोरिटी वापस री इलेक्शन में होना है। तो इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो यूएस इसके पीछे बहुत साफ मंशा के साथ वो उसकी प्रायोरिटी अभी मिडिल ईस्ट और चाइना के साथ ट्रेड वॉर को लेकर के है। और बहरीन ने जो नॉर्मलाइज किया है रिलेशंस को इसराइल के साथ। और ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, एक और चीज़ें ऐड होती हैं उसके बाद। जो उनके ये क्राउन प्रिंस है बहरीन के, सलमान बिन हमिद अल खलीफा, ये वाशिंगटन में होंगे 14 सितंबर को। चलिए हम आगे देखते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि इराक के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी व्हाइट हाउस गए थे, उनकी पहली विजिट थी। जिसके बाद यूएस ने एक तजाक नाम की एक जगह, वहां से अपने फोर्सेस को विड्रॉ किया था, क्योंकि वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन और लोकल जिस तरीके से थे वो अनहैप्पी थे यूएस फोर्सेस से। तो काफ़ी कुछ हुआ था। सारी बातें हम कर चुके हैं पुराने वर्ल्ड अफेयर्स के लेक्चर्स में, अगर आप देखेंगे तो आपको इससे बैकड्रॉप बहुत कन्वीनियंटली मिलेगा। और इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने इशू किया है, ऐसा कहना है यूएस मिलिट्री का कमांडर ऑफ यूएस फोर्सेस इन द साउथ कोरिया, कि उन्होंने इस तरह से बात की है कि उन्होंने उन्होंने एक
तरीके के शूट टू किल ऑर्डर्स निकाल दिए हैं ताकि वो नोवल कोरोना वायरस को जो चाइना से एंटर ना हो जाए कंट्री के अंदर। तो ये बड़ा एक अजीब तरीके का फैसला है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में न्यूज़ कम आती है, अफवाहें ज़्यादा आती हैं, लेकिन एक क्रेडिबल सोर्स अगर यूएस फोर्सेस के कमांडर ऐसा कह रहे हैं तो इसमें सब्सटेंस है। चलिए इसको आगे देखते हैं। और नेपाल की जो पार्टी है, ये प्रोलॉन्ग मीटिंग जो इनकी चल रही थी, काफ़ी वक्त से चल रही थी, ये 11 सितंबर को एंड हो जाती है। रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी इस समय नेपाल की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका झुकाव क्लियरली चाइना की तरफ है, और जो जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर ओली जी कहते रहते हैं, उन्होंने अयोध्या में भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, और जिस तरीके से नेपाल के साथ टेंशन चल रहे हैं, जिस तरीके से जिस तरह से नेपाल ने फायर किया था, तो नेपाल के साथ नेपाल हैज़ बिन अ ट्रस्टेड फ्रेंड। नेपाल जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और नेपाल के साथ हमारे एक तरीके से काफ़ी पुराने संबंध हैं। इसको देखा जाए तो नेपाल हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रस्टेड फ्रेंड, और नेपालीज जो हैं वो इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट के अंदर हैं। तो नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है इंडिया का, उसमें राजनाथ सिंह ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी। लेकिन अभी भी थोड़ा, क्योंकि चाइना का जो झुकाव क्लियरली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का उस तरफ है, और चाइना ने हर एक जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको अपनी तरफ किया हुआ है। अब इंडिया के लिए ये फिर एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए इसे। अब देखें इसमें कैसे होगी, लेकिन फिलहाल इनकी जो है कि द मीटिंग वॉज कन्वीन्ड इन जुलाई, लेकिन ये फाइनली ओवर हो गई है। इसमें से कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा तो पता लगेगा। चलिए, हमने सारी न्यूज़ कवर की है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।